हर 10 दिन बाद ना आप ख्वाजा आसफ साहब के पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, मैं नहीं पढ़ता। कोई पार्टी देखिए, का इशू है, नहीं, आज कोई बता दें मेरे खोल के मेरे मसला मेरे क्या मेरे है। उनके साथ टॉकिंग टर्म्स नहीं है। नहीं, आप पार्टी की बात पॉलिसियों की भी बड़ी तनकीद कर नहीं देते हो तनकीद उनके नहीं बयानात करता। के देखिए ऊपर। असूली मौकफ है मेरा, बेशक वो मेरा तो हो सकता है मेरे लिए उसने बहुत बुरा सोचा हो, ये बातें थोड़ी सी तकलीफ देती है। अदरवाइज मर्दों की तरह दोस्तों को ऑन करें। ये जो साकिब निसार साहब है, ये जो आसिफ सईद खोसा साहब है, इन्होंने मेरे सजा देने वाले जज को बुलाया अपने घर में, कहा कि चीफ साहब हनीफ अब्बासी को इलेक्शन में देखना नहीं चाहते। साकिब निसार साहब का घनौना चेहरा जो पूरी कौम के सामने आना चाहिए। अब तो गाड़ियों तक की बारी आ गई है कि जनरल फैज ने उनको गाड़ियां दी। शेख साहब ने तो डिमांड की जनरल फैज से कि अगर ये जेल नहीं जाएगा तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जो माजी में एक वजीर होते थे शेख रशीद साहब, वो एक ट्रेन को रंग कर दिया, वो अगले दिन कहते थे मैंने नई ट्रेन चला दी। आपकी तरफ से तो नहीं कुछ ऐसा हो रहा? मैंने एक भी ऐसा काम नहीं किया। 30 साल कैद बामुशक्कत, बच्ची को नौकरी से निकाल दिया, बेटे पे FIR दे दी, हमारे अकाउंट्स बंद कर दिए गए, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। किसके कहने पे मानी? PTI के कहने पे। ये आज मुकाफाते अमल है। मुतालबा क्या था? और मुतालबा यही था, पहले बुला के कहा पार्टी छोड़ दो। मैंने कहा मुमकिन नहीं। बड़े मियां साहब बोलते कम है आजकल, लेकिन जब बोलते लेकिन ये याद रखें, पूरी कौम को ये मालूम होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के पीछे मियां साहब, मरियम बीबी के पीछे मियां साहब, आपके पीछे भी, मेरे पीछे भी मीर साहब के हवाले से आपने भी सख्तियां बर्दाश्त की, कागजात का जमा कराने थे और आपको इन्होंने नहीं जमा नहीं कराने थे। 2 दिन बाद इलेक्शन था तो इन्होंने जनाब आपको पकड़ लिया और अरेस्ट कर लिया। आप समझते हैं कि उसमें भी फैज हमीद का रोल था? नहीं 100% इसमें छुपाने वाली कौन? इसको सफेद हाथी कहा जाता था, कोई डरता था, कोई इसका वजीर नहीं बनता था। आपने तो उसकी हालत ही बदल दी। क्या आपको यकीन है कि आप इस सफेद हाथी को एक वाकई कौमी इदारा बना रहे हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अब्बासी साहब इस डिपार्टमेंट को ठीक करना है, लोग वही हैं। अब उनसे काम कैसे लिया आपके भाई ने इस 10 माह के अंदर? काया पलट। अब क्या पोजीशन है? एक आता था कि निजकारी इसकी भी लाजमी है, अब होगी या नहीं होगी? पोजीशन क्या है? मैंने 5-6 चीजों के ऊपर फोकस किया। रेलवे की तारीख में चौधरी साहब 78 साल तारीख, जो रेवेन्यू पिछले 1 महीने से मैं अर्न कर रहा हूँ, आपको पता है कितना? 300 मिलियन ना 30 करोड़ डे का मेरे प्राइम मिनिस्टर ने हदाफ दिए आउटसोर्सिंग के। मैंने आउटसोर्सिंग की। आउटसोर्सिंग के बाद जब हम पैसे 1 बिलियन हम हॉस्पिटल को देते थे, अब 30 साल में 18 अरब मुझे आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सदीक साजिद है और आप एक न्यूज़ स्पेशल देख रहे हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी साहब। उनसे गुफ्तगू करेंगे क्योंकि रेलवे एक ऐसी वजारत है जिसको सफ़ेद हाथी कहा जाता था, लेकिन अब इस हाथी की इन्होंने शक्ल कैसे तब्दील की है, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर थोड़ी सी इनके साथ सियासी गपशप भी होगी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। आपकी मेहरबानी। तो एक तो सबसे पहले हनीफ भाई साहब ये बताइए, वजन बड़ा कम कर लिया जनाब। हालांकि जो बंदा वजीर बनता है वो तो जनाब मोटा ताजा हो जाता है, लेकिन आप उल्टा हुए, आप स्मार्ट हो गए। इसका क्या राज है? ये क्वेश्चन बहुत बड़ी दुनिया रेज कर रही है। नहीं, माशाल्लाह ये आपको जवान कर दिया है, जो मोहब्बत करने वाले। इसके लिए ना मैंने कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं अपनाई, ना अडॉप्ट की है ना। मैं आर्टिफिशियल हूँ आपके साथ, मेरा 25-30 जी बिल्कुल ऐसा ही है। हुआ ये कि देखें, जो कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे दोस्तों को देखा जो बिलियनर थे। जी सर ऐसा लेकिन वो सारा दिन पैसों के चक्कर में और ये वो, बहरहाल वो भी ठीक है, बुनियादी चीज है, उसके बगैर भी गुजारा नहीं। लेकिन हेल्थ इज वेल्थ, ये बिल्कुल 200% मैं इसको समझ गया। सही बात। मैं जब इलेक्शन लड़ा तो 94 kg का था मैं, और इससे पहले भी मैंने वजन कम किया था, अगर आपको याद हो। जी बिल्कुल। तो मैंने कोई न्यूट्रिशन का किसी का सहारा नहीं लिया, किसी का। आजकल तो विटामिन बड़े आ गए, सप्लीमेंट। मैंने 2 काम किए हैं और मैं पूरी दुनिया को भी कहूंगा कि खुदा के लिए सही यार मुझे ये बताएं, ये जो चीनी के पीछे, मैं कहता हूँ जी 1000 रुपए किलो भी चीनी हो जाए तो मुझे एक्सेप्टेबल है। मैं नहीं लूंगा, मैं 1000 रुपए में नहीं लूंगा। सही। आप क्यों कहते हैं? बिल्कुल सही। अच्छा, जितना माशाल्लाह गरीब आदमी है उतनी चीनी में 6 चम्मच डाले। सही है। आप मकसद बात करने का ये, चीनी जहर है, चीनी ना ले। ठीक। रोटी आपके लिए, आपके जिस्म के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ना ले। राइस ना ले। अब कहेंगे अच्छा जी मैं वही कहने वाला था, तू तो रिसोर्सेज रखता है, तू फिश खा लेता होगा, तू स्टेक ले लेता होगा। मैंने कहा भाईजान, मैं जब स्टेक नहीं, जब फिश नहीं, तो मैं दालें ले लेता हूँ, दाल चम्मच के साथ खा लेता हूँ। ठीक। मैं सैलेड खा लेता हूँ। ठीक है, यानी वेजिटेबल वाला सैलेड खा लें। ठीक है सर, अपना पेट आप भर लें। आप 2 बॉइल्ड एग ले लें। एग तो अब पोल्ट्री वाले कहेंगे शायद हमारी कोई कर रहा है, भाई एग खाएं, सारी दुनिया कहती है एग खाएं। कोई जर्दी निकालने की जरूरत नहीं है। और 1 घंटा कोई शख्स अपने लिए नहीं निकाल सकता ना, तो वो अपने साथ ज्यादा। वैसे चीनी माफिया नाराज हो जाएगा जब आप कह रहे हैं। मैं कहता हूं जी चीनी बंद हो जाए सारी मिलें,
मेरी तरफ से। ये मिठाई खाते हैं आप, ये बेकरी का सामान आप खाते हैं खुदा के लिए, छोड़ दें इस चीज को। अच्छा, ये कोई आपकी सेहत के लिए अच्छा तो नहीं है। वही सिगरेट छोड़ के आप आधा किलो अमरूद खा लें, ठीक है जी। आप एक सेब ले लें, ठीक है। आप नहीं 5 किलो सेब ले सकते हैं, तो आप सिगरेट की डब्बी छोड़ के एक सेब ले लें। आपने अपने आप को करना है ना। मैंने कौन सा कोई जाके तो कोई इतनी बड़ी एक्सरसाइजें की हैं। 1 घंटा आपने वॉक करनी है भाईजान, ठीक है सर। और आपने इन चीजों को अपनाना है, तो आप भी वेट कम हो जाएगा। वेट कम होने से क्या होगा, आपकी एनर्जी बढ़ जाती है। जी, बस काम करने का ये नहीं है किसी को। मैंने कोई फैशन शो में तो नहीं जाना, बिल्कुल सही, मैंने जाके पेटीकोट टाई पहन के फैशन शो में जाना नहीं। मैंने सुबह 9 बजे निकलना है, 7:30 पे मेरा ब्रेकफास्ट हो जाता है माशाल्लाह। अब जिस बंदे का 7:30 पे ब्रेकफास्ट हो जाता है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं, 2 मैं बॉइल्ड एग लेता हूँ, उसके साथ मैं चाय का कप भी पीता हूँ एक सारा दिन में। दोपहर को क्या करते हैं मैं बता देता हूँ अभी। उसके बाद मैं एक एप्पल लेता हूँ। अच्छा, ठीक है, बेशक गाड़ी में चलते चलते खा लूं, ठीक है, दवाई समझ के खाता हूं। जी जी जी, ठीक है सर, ठीक हो गया। आजकल दौर है अनार का, अनार खा लेता हूँ, ठीक है। इसके सैलेड ले लेता हूँ, ठीक, दोपहर को। और मेरे सोने से पहले तकरीबन 6 से 7 घंटे का वक्फा होता है। अच्छा, 7 घंटे पहले मैं खाता कुछ नहीं, बिल्कुल पी लेता हूँ, सही, कुछ छोटा मोटा फ्रूट भी खा लेता हूँ, कभी दूध का कप भी ले लेता हूँ, उसके अंदर 2 चम्मच इसबगोल के भी डाल लेता हूँ, बगैर किसी वजह के डाल लेता हूँ। आप अपने हकीम खुद हैं? मैं अपना हकीम खुद हूँ, और ये सारे खुद बन सकते हैं। और ये आपने बकायदा प्लान बनाया हुआ है? ये प्लान बना हुआ है, और उसके मुताबिक मैं अपनी जिंदगी को गुजारता हूँ। सही। तो आप लोग भी जो सुन रहे हैं, जो मुझे बार बार कहते हैं, मैं कहता हूँ यार भाईजान, मैं कोई इतना मॉडल नहीं बना, या आपकी आंखों की मोहब्बत है या नजर है, तो इसलिए इन सारी चीजों से आप इज्तनाब करें, और सिर्फ अपनी सेहत के ऊपर 24 घंटे में से सही 7 से 8 घंटे आपने सोना है, ठीक है। नींद भी पूरी करें। ये 2-2 बजे सो के 4-4 बजे उठने वाले या 3-3 बजे उठने वाले, वो ये नहीं अडॉप्ट कर सकेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह मैंने इंट्रो में भी कहा, इसको सफेद हाथी कहा जाता था, कोई डरता था, कोई इसका वजीर नहीं बनता था, हादसात होते थे, और रोज़ाना के जवाब, और बेड़ा गर्क होता जा रहा था। स्टील मिल के साथ इसको मिलाया जाता था, PIA के साथ मिलाया जाता था। अब आप आए हैं, हम तब्दीलियां वाकई देख रहे हैं। लाहौर है, रावलपिंडी है, कराची है, आपने तो उसकी हालत ही बदल दी। क्या आपको यकीन है कि आप इस सफ़ेद हाथी को एक वाकई कौमी इदारा बना रहे हैं? मैं देखिए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ना कुछ मुझे अहदाफ दिए, और ये मैं चैलेंज समझ के, उस विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, ये नहीं, इंसान कुछ भी नहीं है। अल्लाह ना चाहे तो मैं यहाँ नहीं बैठ सकता था, और अल्लाह ना चाहे तो मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ, कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ने शायद हम जैसे लोगों के लिए कुछ इनाम रखा हुआ था, कोई आजमाइश के बाद। तो हमने ये किया कि मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि अब्बासी साहब, इस डिपार्टमेंट को ठीक करना है। लोग वही हैं जी, मेरे चेयरमैन भी वही हैं, मेरे CEO भी वही हैं, मेरे DS साहिबान भी वही हैं, मेरे इंजीनियर्स भी वही हैं, बिल्कुल ठीक। अब उनसे काम कैसे लिया आपके भाई ने इस 10 माह के अंदर? काया पलट गई अल्हम्दुलिल्लाह। नजर आता है। आप जाके, मैं सारी मेरी कौम सुन रही होगी, ट्रैक के इशू हैं, लेकिन अगर सिर्फ मैं ट्रैक को देखता रहता, तो पैसेंजर फैसिलिटेशन ना करता, 4 घंटे लेट आ रही है ट्रेन, 3 घंटे तो वॉशरूम ना होता, बैठने की जगह ना होती, सफाई वाला स्टेशन ना होता, वहां पे खाने के लिए जो खाना है, जो अदर कमोडिटीज हैं, वो अगर खालिस ना होती, तो लोग तो फिर क्या कहते हैं, लोग तो गालियां देते हैं। आज पोजीशन क्या है? मैंने 5-6 चीजों के ऊपर फोकस किया। वो अगर कोई मेरे साथ, ये पाकिस्तान की रेलवे की तारीख में, चौधरी साहब, 78 साल तारीख में जो रेवेन्यू पिछले 1 महीने से मैं अर्न कर रहा हूँ, आपको पता है कितना डेली का? 300 मिलियन। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पाकिस्तान की 78 साल तारीख में नहीं हुआ। 30 करोड़ पर मंथ ना 30 करोड़ डे का पर डे मेरी अर्निंग है। वाह, फ्रेट और पैसेंजर मिला के। जी। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ये 78 साल तारीख में नहीं हुआ। बड़ा दावा कर रहे हैं आप। और नहीं, दावा नहीं है, फिगर्स है, फैक्ट एंड फिगर है। और दूसरी बात जो साहब, मेरे पास तो ना ट्रैक था, ना रोलिंग स्टॉक था, ठीक है, मेरे पास तो टूटी हुई है 1960 और 70 की वैगन्स हैं, कोचेज हैं, वैगन्स हैं, कुछ 2000 में आई थी। आपने गुज़श्ता दिनों असेंबली में एक सवाल के जवाब में बताया कि आपका 67% जो ट्रैक है वो ऑब्सोलीट है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। मैंने किया क्या? मेरे प्राइम मिनिस्टर ने हदाफ दिए आउटसोर्सिंग के, मैंने आउटसोर्सिंग की, लेकिन मैंने सबसे पहले अपने एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट किया। बेरोजगारी नहीं की। नो, मैंने अपने एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट किया। कैसे? यानी अगर स्कूल, मैंने 5-6 स्कूल मैंने आउटसोर्स किए, ठीक है, लेकिन मेरा बच्चा अब एयर कंडीशन के स्कूल में पढ़ेगा, उसे अच्छे ग्राउंड्स मिलेंगे, उसे अच्छी लैब्स मिलेंगी, अच्छी फैकल्टी मिलेगी, अच्छा एनवायरनमेंट,
एनवायरनमेंट भी अच्छा, सही, क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। बिल्कुल ठीक। मैं हॉस्पिटल आउटसोर्स कर रहा हूँ, 2 कर दिए हैं, तो उसमें मेरा जो एम्प्लॉयज होगा वो 100% इनडोर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट होगा। 30 लाख का ऑपरेशन हो, 20 लाख का ऑपरेशन हो। सही, आउटडोर के लिए भी हमने लिमिट रख दी कि इतने ठीक की है। मेडिसिन वो देंगे। हम मेडिकल कॉलेजेस उसमें बना रहे हैं जिसमें हमारे लोगों का और उसको कोई इजाफी अखराजात तो वो नहीं? इजाफी अखराजात आउटसोर्सिंग नहीं। के? आउटसोर्सिंग के बाद जब हम पैसे 1 बिलियन हम हॉस्पिटल को देते थे, गुड, अब 30 साल में 18 अरब मुझे आएगा। वाह! स्कूल में मुझे आएगा 12 अरब 30 साल में। ठीक है सर। ठीक, इसी तरह वोकेशनल सेंटर्स मेरे रेलवे के जितने एम्प्लॉयज हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल्स सीखेंगे। 52 स्किल्स सिखाए जाएंगे। ठीक, उसके बाद आ जाए ट्रेन, वो मैंने आउटसोर्स की। जी, जेनिटोरियल सर्विसेज 15 स्टेशन पे आप रात के 12 बजे जाए, आपको सफाई मिलेगी। जी, आप खानेवाल जाएं, आप मुल्तान जाएं, पिंडी के चारों स्टेशन, लाहौर के चारों स्टेशन, उकाड़ा जाएं, कराची के स्टेशन, सब जगह आपको वाईफाई मिलेगा। 70% फुटफॉल वाली जगह के ऊपर आपको वाईफाई मौजूद मिलेगा। ठीक, अच्छा, मैं आप बताता हूँ रिफॉर्म्स क्या की। हुँ, डिजिटाइजेशन, ओके, पूरा मेरा डिजिटाइज हो गया। मेरा रेलवे का सिस्टम, मेरी राब्ता ऐप पे जाएं, मेरी टिकट बुक करें। ओके, डीवीएम मशीन्स सही, हैं, 30-40 के करीब बैंक हैं जो इंटीग्रेट हो गए मेरे राब्ता के साथ। ओके, ठीक है सर। ठीक है। फिर उसके बाद उनके ज़रिए भी बुकिंग हो जी, सकती है, ठीक है, हैंड हेल्ड हमारे पास डिवाइसेस हैं मेरे एसटी के पास, ठीक ट्रेन है, के अंदर, वो भी डिजिटाइज आपको ओके, टिकट वहाँ जारी से भी आप करेंगे। कर सकते हैं, डीवीएम मशीन्स ठीक लगी है, हुई हैं, एटीएम मशीन्स लगी हैं, हुँ, पीओएस मशीन्स लग गई ग्रेट, हैं। अच्छा, वे ब्रिजेस डिजिटाइज लग गए हैं। हुँ, और इसके अलावा हमारा अटेंडेंस सिस्टम डिजिटाइज हो गया है। ठीक है, हमारा ई इंस्पेक्शन पे हम चले गए हैं। हुँ, और मैं कहता हूँ कि ये इन 10 महीनों में किया है। उसके बाद आउटसोर्सिंग, हॉस्पिटल्स की जी, जी। आउटसोर्सिंग, और ट्रेन्स ट्रेनों की के आउटसोर्सिंग। डिजिटाइज़ेशन का कहाँ तक जी पहुँचा? ट्रेनें जी, ट्रेनों का? ट्रेनों के ऊपर 4 चली गई हैं। ठीक है, 11 का मजीद हम टेंडर कर रहे हैं। हुँ, और डेडलाइन है हमारी 30 जनवरी तक, वो भी सारी चली जाएंगी। सही, ठीक है सर। जी, अब मेरा ऑपरेशन मेरे पास है, अच्छा, ऑपरेशन मेरे हाथ में है। ओके, ठीक है सर। ठीक अभी है, सुनते जाना, जी, जी, रिफॉर्म सुन ले पहले, जी, फिर जी, आप क्वेश्चंस ओके, कीजिएगा। ओके, डिजिटाइजेशन हो गई, ठीक, आउटसोर्सिंग के ऊपर काम जारी है, बहुत सारी हो गई, बहुत ओके, सारी होने वाली है। सही, कॉस्ट कटिंग, हुँ, कॉस्ट कटिंग मींस कि हमने तकरीबन 155 स्टेशन पे सोलराइजेशन कर ली। ठीक है, मीटराइजेशन 26,660, पहले एक सोर्स से बिजली जाती थी, ठीक है, किसने कितनी खर्च की कोई पता नहीं। हुँ, अब हमने 26,000 से ज्यादा मीटराइजेशन में से 18,000 कर लिए, बाकी भी ठीक, मार्च के एंड तक कर लेंगे। सही, ये बहुत बड़ी हमारी। जी, जी, फिर राइट साइजिंग, हुँ, 15,000 जो हमारी अबॉलिश की हैं, जो मौजूद थी। ठीक है। ये नहीं कि जो रखे हुए निकाले, और उनको उनको सीट्स को हमने राइट साइज़ करने से अबॉलिश कोई कर फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। ओके, वो तो वो बंदे काम तो नहीं, हम रिक्वायरमेंट हम रख सकते थे, ठीक है, तो हमने अबॉलिश कर दी। ओके, ये राइट साइजिंग की तरफ भी प्राइम मिनिस्टर साहब का एक सोच थी जी, जी, कि हमने उस तरफ भी हुँ, जाना है। ठीक है, डिजिटाइजेशन हो गई, आउटसोर्सिंग हो गई, कॉस्ट कटिंग हो गई। उसके बाद आप एंटी इंक्रोचमेंट, हुँ, ये हमने यकीन बहुत माने, बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा टास्क। हमने कोटरी की एक हमारी स्लीपर फैक्ट्री थी, 20 साल से एक बंदे ने कब्जा किया हुआ था, वो सही, रिट्रीव की है। ओके, गुल अहमद, बहुत बड़ा नाम आपने जी, जी, सुना होगा। बिल्कुल, 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 48 एकड़ हुँ, का प्लॉट उनके पास था। अच्छा, 2 बिलियन के हमारे डिफॉल्टर हैं। हुँ, उनका अच्छा, 45 बिलियन के केसेस मैंने नैब को भेज दिए। 40 5 बिलियन, बिलियन 45 अरब ओके, रुपए के 45 केस। अरब के, ठीक है जी। और वो सारे तजावज़ात के हवाले नहीं से? नहीं, वो तजावजात वाले नहीं, जो डिफॉल्टर्स हैं हमारे। डिफ़ॉल्टर्स हैं, ओके, एंटी इंक्रोचमेंट वाली जो बात है, वो मैंने जब से आया हूँ, मैंने कोई 500 एकड़ जो है हुँ, रिट्रीव की है। ठीक, ठीक है सर। हुँ, ये मैंने रिट्रीव की है। ठीक, तो इस वक्त 3 चीजें और जो मैं करने जा रहा हूँ, अब आ हुँ, जाती हैं। थरकोल, ठीक, आपको पता है कि कितना बड़ा ज़र बहुत ज़्यादा, मुबादला बचने जा जी, रहा जी, है। हुँ, 105 किलोमीटर थर से छोर तक जो मेन स्टेशन हमारी लाइन बिछने जा रही है, मेन लाइन के साथ ठीक है, कनेक्शन, ओके, FWO हुँ, इसको कर रहा है। ठीक है, ये हम 30 अप्रैल नहीं तो 31 मई तक इसकी ओपनिंग कर देंगे। अप कंट्री कोल जो है अब हमारा जाएगा, इंपोर्टेड कोल इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक हो गया, अरबों का बिल बचेगा, अरबों सही, डॉलर का। जी, जी, ठीक है जी। और ठीक है, हुँ, ट्रांसपोर्टेशन जो है पाकिस्तान रेलवे करेगी। ये मंसूबा हुँ, सिंध की गवर्नमेंट के साथ कब मिलकर से हम, शुरू हो जाएगा? ये 31 मई तक 31 मई लाइन तक, शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, ये ओके, हमारा और सिंध गवर्नमेंट का और सारा आपस ये में, रेलवे के सोर्सेज़ से होगा या सिंध गवर्नमेंट इसमें सिंध हिस्सा गवर्नमेंट डालेगी? और फेडरल गवर्नमेंट की 50-50 की शराकत दारी है, कोलैबोरेशन है। हुँ, उसके बाद
नोकुंडी से रोडी 900 किलोमीटर है, ठीक है, जिसमें मैं 500 किलोमीटर नया ट्रैक बिछाने जा रहा हूँ, 400 किलोमीटर पुराने को अपलिफ्ट करने जा रहा हूँ। सही। ये RDMC एक कंपनी है जी जी मिनरल्स की, जी जी, वो ब्रिज फाइनेंसिंग के जरिए $585 मिलियन हमें दे रहे हैं। अच्छा, तो हम इसको 30 अप्रैल को ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग 900 जी किलोमीटर जी की, 1 किलोमीटर आज जी तक जी नहीं जी, बना। हाँ, उसके और ये बाद मादनियात के हवाले से बड़ा जी जी इम्पोर्टेंट जी होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, फिर ईरान के हवाले से बड़ा जी जी इंपॉर्टेंट जी होगा। जी जी, नोकुंडी से जो ताफ्तान है, जो बॉर्डर सही, है, वो 87 किलोमीटर है, ओके वो ओके भी ओके, इसी में डाला है हमने। ठीक है ठीक है, और अभी अच्छा, फिर मैं ये नोकुंडी से रोडी से कराची मेन आर्टरी है हमारी, 480 किलोमीटर। जैसे जिस्म में दिल जो मेन आर्टरी है, ठीक है, पाकिस्तान रेलवे की मेन आर्टरी ये है। ओके, वो हम $2 बिलियन की लागत से जुलाई 2026 में ग्राउंड ब्रेकिंग प्राइम मिनिस्टर करने जा रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या अब बात ये है। देखें, 5 घंटे का तो इधर फर्क आप पड़ तो जाएगा इनकलाबी आपको। बातें बता ठीक है रहे हैं सर, वैसे। नहीं ये तो हो गई हैं। हम्म, ठीक है जी। तीसरी नहीं, बात, सबसे बड़ा मसला होता है इस पे कोई पैसा लगाने को न तैयार नहीं लगा होता था। तैयारी कोई नहीं था। वो कहता था डूबता हुआ दारा, भाई कहाँ से पैसे कहाँ से लगाए, पैसे, आप तो बिलियन डॉलर्स की बात ठीक है। कर रहे अब हैं। आ जाए आगे, हम्म, ITI इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन, ओके, इंशाल्लाह मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ, हम्म, 8-10 दिन ऊपर नीचे की बात नहीं करता, 31 दिसंबर को हम रिस्टोर करने जा रहे इसी हैं। 31 दिसंबर इसी को, 31 वाह दिसंबर, वाह, अच्छा, यहाँ से वेरी गुड, ईरान जाएगी, तुर्की जाएगी, ओके, और हम राइस जो है हाँ, एक्सपोर्ट ये करने पहले लगे। माजी में कभी चलती जी, थी। राइस एक्सपोर्ट करने लगे हैं, पिंक साल्ट और भी चीजों पे लगे हुए हैं, किन्नू भी कोई कह रहा है, सही, जो जो चीजें जी होंगी जी, वो हम चैम्बर्स के साथ मिलके उसको एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है, चलाने लगे हैं। ओके ठीक है ओके, सर। ठीक है, इसके अलावा और वो स्पेसिफिक ट्रेन होगी। जी, इसके ओके, अलावा सूबों को पहली दफा चॉइस साहब हमने इन्वॉल्व किया पाकिस्तान रेलवे में। आपकी मुलाकातें होती रही हैं, मैंने देखा मुलाकातें है वुज़रा सीएम आला सिंध के से, साथ से। बलूचिस्तान सिंध से और सीएम पंजाब से। ये शुरू काम हुआ था सीएम पंजाब से, ठीक है, उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफजाई की। ओके वो ओके, ब्रांच रूट्स बना रहे हैं जी अपने जी, 8, जिससे उनके 8 करोड़ अवाम मुस्तफीद होगी। वो DMU चलाने लगे हैं। ठीक है, इसी तरह लाहौर रावलपिंडी उनकी कैबिनेट ने अप्रूव की है, अब हमारी कैबिनेट के पास पड़ा हुआ है। ठीक, बलूचिस्तान वालों ने, सीएम साहब ने हमारे साथ शेख जायद से कुछ लाख तक का 4 अरब रुपए का एग्रीमेंट रेलवे से कर लिया है। ओके सर, सिंध गवर्नमेंट भी हमारे साथ कर रही है। और फिर दूसरी बात, ये जो हमारे रोज आप एक्सीडेंट देखते हैं ना, जी 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 उस पे फाटक के जी पास जी, फाटक, अनमैन्ड हाँ जी, लेवल बगैर क्रॉसिंग, अनमैन्ड, जी जी। वो सूबों की जिम्मेदारी होती है। अब अच्छा, हम ये तनाज़ा हल हो गया है अब? हो गया, कोई इशू नहीं है। क्योंकि यही हमेशा होता था कि ये नहीं नहीं सूबे नहीं, का, ये वफाक वो का है, जो ऐसा 9 अरब रुपया मेरी बहन मरीम चारों नवाज, सूबों से हो गया। 9 अभी सुन ले, 9 जी अरब जी, रुपया मेरी बहन ने रख दिया आने वाले 3 साल के लिए अनमैंड लेवल क्रॉसिंग के लिए पंजाब के, ठीक है, 150 अनमैंड, ओके, और 100 के करीब सिंध में 6 अरब रुपया वजीर आला सिंध ने रख दिया। गुड, इस तरह बलूचिस्तान के साथ बातचीत हो रही है और KPK के CS के साथ बात कर सकते हैं। वहां तो पॉलिटिकल ज़ाहिर बात है, जी हो जी नहीं सकती। जी जी, आप समझते हैं वो बेहतर, तो वो जिस पंजाबी वो तो एहतजाज और रूसी राने की जी, तरह मतलब कि हर वेले बैठे होते हैं, उनका तो काम ही नहीं है हाँ, ये। तो ये सारी चीजें जो है मैं लेके चल रहा हूँ। इसके साथ साथ हमारा काजाकिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ भी MOU, उज्बेकिस्तान के साथ MOU साइन हो गया है ठीक है, और काजाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। काजाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम तुर्कमानिस्तान जाने, अफगानिस्तान जाने, ठीक है, हमें आप चमन से रास्ता दे दें। ओके, तो वो हमने MOU साइन कर दिया, उन्होंने कराची पोर्ट तक पहुंचना है। हम ठीक तो है, उनके कहते हैं ग्वादर तक भी जाएं। हम्म, तो वो इंशाल्लाह उनका प्रेसिडेंट आ रहे हैं, तो ठीक वो है, वज़ीर आज़म साहब की मौजूदगी में वो हम साइन करने जा रहे हैं। सही, तो ये रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर भी बात हो रही है, लोकल कनेक्टिविटी के ऊपर भी काम चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को लेके हम चल रहे हैं। और पैसेंजर फैसिलिटेशन के लिए हमने, आपने देख लिया होगा कि ट्रेनों के नहीं नहीं, अंदर बहुत हमने ज़्यादा, SS के जी जी किचन बना दिए। जी जी, फिर उसके साथ साथ हमने वहाँ पे डाइनिंग कार्स बना दी हैं। हमने 4 रेल कार्स रावलपिंडी लाहौर अपग्रेड कर दी हैं। हमने पाक बिजनेस अपग्रेड कर दी है, हमने शालीमार अपग्रेड कर दी है, हमने अपना तीसरी जो है ग्रीन लाइन अपग्रेड कर दिया। अब हम हज़ारा करने जा रहे हैं, अवाम एक्सप्रेस अल्लामा इकबाल वो करने जा रहे हैं, सक्कर एक्सप्रेस हम अपग्रेड करने जा रहे हैं, स्टेशन हमने मैक्सिमम अपग्रेड कर दिए हैं। रोडी का स्टेशन सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलके 1 अरब रुपए की लागत से 150 साल बाद उसको नया बनाने जा रहे हैं। सही, तो ये मेरा ख्याल है 10 महीने में काफ़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये एक बात होती थी हनीफ बाशी साहब, आपने अपने जो माजी में एक वज़ीर होते थे शेख रशीद साहब, वो ये करते थे कि वो एक ट्रेन को रंग कर दिया, वो अगले दिन कहते थे मैंने नई ट्रेन चला दी। आपकी तरफ से तो नहीं कुछ ऐसा हो रहा? मैंने एक भी ऐसा काम नहीं किया जो मैंने अपने पाकिस्तान रेलवे के लोगों का किसी आर्टिफिशियल काम में मुझे ना लेके जाना कि भाई ये वजीर साहब इस तरह खुश नहीं होंगे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल आदमी जी हूँ। जी बिल्कुल, मैंने इस्लामाबाद आपके सामने मैंने बनाया है,
अब कहेंगे क्या बनाया तूने नहीं इस्लामाबाद। बहुत जबरदस्त। वजीर आजम पाकिस्तान की हदायत पे एक स्टीयरिंग कमेटी ऑन डेवलपमेंट CDA बनी थी। जी मुझे याद है 16 महीने मैंने PDM की गवर्नमेंट में 7th एवेन्यू जब आप अतर मिनल्ला साहब बड़े माइंड कर गए, स्पेशल असिस्टेंट का ओहदा भी वापस ले लिया। उसके बाद फिर स्टीयरिंग कमेटी बनी। जी PM साहब फिर भी बाज ना आए, हाँ खड़े रहे मेरे साथ। जी 7th एवेन्यू वाला बना, बिल्कुल बना। रावल 12 का बाईपास बना, रावल डैम वाला बना जी बिल्कुल। उसके बाद IJP रोड बनी, न्यू मार्गला रोड बनी। उसके बाद आप आ जाएं कि कराची पेशावर मोड़ और से लेके तो एयरपोर्ट वाली हमने चलाई मेट्रो, बाराकाऊ वाली मेट्रो चलाई, रवात वाली मेट्रो चलाई। कहने से मुराद है पिंडी मेट्रो बनाया, पिंडी रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया, पिंडी रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी बनाया, टेक्निकल उसको ऑपरेशनल भी किया, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया, खेल के मैदान बनाए, सफाई का निजाम लेके आए। तो ये सारी चीजें जो है हमने बनाई। तो रेलवे वालों को मैंने बताया कि आप ये ना समझें कि मुझे अलबे ते का नहीं पता। जिस वजीर ने 2 साल बाद सीखना था, आपकी दुआ से इस पॉलिटिकल वर्कर ने 3 महीनों में सीख लिया। और आपने मेरे ख्याल उसी तजर्बे को रेलवे के अंदर हमने इंडक्ट किया और मैं अपनी टीम को क्रेडिट देता हूं। अच्छा, अब ये बता दें, सुन लें जी, मैं अपनी टीम पाकिस्तान रेलवे को, उसके चेयरमैन को, उसके CEO को, उसके DS कि जो मैंने काम कहा ना ये 60 दिन में करना है, उन्होंने 58 दिनों में किया और क्वालिटी काम किया। कराची स्टेशन लोगों को कहता हूँ जाके देखें, पिंडी स्टेशन जाके देखें, लाहौर स्टेशन जाके देखें, ठीक है सर। इसी तरह खानेवाल देखें, मुल्तान देखें, पेशावर देखें, कोयटा देखें। सही। अच्छा, ये बताइए कि अब क्या पोजीशन है? एक आता था कि निजकारी इसकी भी लाजमी है, अब होगी या नहीं होगी? ये स्ट्रेटेजिक एसेट है। ओके, ये स्ट्रेटेजिक एसेट डिक्लेयर हो गया और ये बहाल हो चुका? ये बहाल नहीं, स्ट्रेटेजिक एसेट डिक्लेयर हो गया, डिक्लेयर हो गया, अभी डिक्लेयर हुआ है। ओके, तो ये कैसे जा सकता है? नहीं होगी इसकी। और देखिए मैं एक और मिसाल देता हूँ, अभी UK के अंदर भी जिन हमारा देखे ना, हम आउटसोर्स कर रहे हैं लेकिन ऑपरेशन अपने हाथ में रख रहे हैं। UK में ऑपरेशन भी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। ओके, आज UK वाले बैठ गए हैं कि उनका सारा रेल का निजाम धर्म भरम हो गया। आज वो ऑपरेशन वापस ले रहे हैं और कह रहे हैं कि खुद हम निगरानी करेगी, यानी उनकी गवर्नमेंट की निगरानी में रेल का सिस्टम चलेगा। अच्छा, आपको थोड़ा सा सियासी गुफ्तगू की तरफ लेकर चलते हैं। गुज़श्ता दिनों एक फैसला आया फैज़ हमीद साहब के हवाले से, आपने भी सख्तियाँ बर्दाश्त की और हमें वो दिन याद है, भूलता नहीं है कि अगले दिन कागजात का जमा कराने थे और आपको इन्होंने नहीं जमा नहीं कराने थे, 2 दिन बाद इलेक्शन था, तो इन्होंने जनाब आपको पकड़ लिया और अरेस्ट कर लिया। तो आप समझते हैं कि उसमें भी फैज़ हमीद का रोल था? नहीं 100% इसमें छुपाने वाली कौन। मैं तो ज्यादा बात इसलिए नहीं करता, रशीद ज्यादा पीछे था। मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करता, लेकिन लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है जी। लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है जी। जो सख्तियां, जो मुश्किलात मैंने देखी, मेरी फैमिली ने देखी। यहाँ तो लोग ऐसे ही रंगबाजी कर रहे होते हैं। नहीं, हमें पता है सर, हमें ये हो गया जी, हमें बुला के ये कहा जी कि तुम ये कर दो, वो कर दो। आप समझ रहे हैं ना? जी मैं समझ रहा हूं। इस तरह नहीं हुआ जी। हमें तो कहा गया कि 25 साल कैद, ठीक है, बामुशक्कत बच्ची को नौकरी से निकाल दिया, बेटे पे FIR दे दी ताकि वो इलेक्शन न लड़ सके। हमारे अकाउंट्स बंद कर दिए गए, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, लोगों को डरा दिया गया कि कोई मेरे पास से ना गुजरे। इन सारी चीजों के बावजूद मैसेज भेजा गया, मेरे एक मरहूम दोस्त है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके जरिए कि उसे बताओ कि 14 साल तक तो बाहर नहीं आएगा। ये आज मुकाफाते अमल है। नहीं, मुतालबा क्या था? और मुतालबा यही था, पहले बुला के कहा पार्टी छोड़ दो। मैंने कहा मुमकिन नहीं है। और फिर ये मैं कोई अपनी लीडरशिप पे एहसान नहीं कर रहा, मैंने अपनी आने वाली नस्ल को बचाया दागी होने से। ये मैं आपको बता रहा हूं। जेल में क्या सलूक होता था? जेल में ये सलूक होता था, आज लोग कह रहे हैं ना, मैंने तो बड़ा रौला पटा जाता ना। मुझे आपको याद है जब वो यूनिफॉर्म नहीं पहना? जी मुझे पता है। तो मुझे उठा के अटक जेल भिजवा दिया। किसके कहने पे? बानी PTI के कहने पे। ठीक है। वो शेख साहब ने तो डिमांड की जनरल फैज से कि अगर ये जेल नहीं जाएगा तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ठीक है सर। और दूसरी, आज आपके प्रोग्राम के जरिए एक बात करने जा रहा हूँ। ये जो साकिब निसार साहब है, सही, ये जो आसिफ सईद खोसा साहब है, इन्होंने मेरे सजा देने वाले जज को बुलाया अपने घर में, आसिफ सईद खोसा साहब ने। ठीक है सर जी। और बुला के कहा कि चीफ साहब जो है हनीफ अब्बासी को इलेक्शन में देखना नहीं चाहते, चीफ जस्टिस साहब जी। और इतनी देर में उस महफिल में चीफ जस्टिस साहब भी आ गए, जिनका नाम साकिब निसार। ये उनका साकिब निसार साहब का घनौना चेहरा जो पूरी कौम के सामने आना चाहिए। अब तो गाड़ियों तक की बारी आ गई है। जनरल फैज ने उनको गाड़ियां दी, जी, खुदा की कसम, और जहां से ली वो भी आपको पता है। क्या लोग हैं यार, ये
किस मनसब पे पहुंच गए, किस बड़े मनसब पे ये लोग बैठ गए। सही, ये मैंने पहली दफा वाकया सुना है आपके प्रोग्राम में। आपको भी खाना वगैरह कोई प्रॉपर मिलता था मुझे जेल में, ये जेल का कहा खाना ही गया, होता था? सुने क्योंकि मैं अब तो देसी एक और मुर्गी। वाकया सुनाता हूँ, ओके, एक और ओके। वाकया। सबसे पहले मौसूफ ने कहा कि इसको घर का खाना नहीं देना। अच्छा। तो भाईजान हम तो 2 नान और दाल के साथ खाने जी, वाले जी। लोग हैं, हमें क्या, नीचे सोने वाले लोग हैं, सही। बेड नहीं देना, कोई मसला नहीं। हम नीचे सोते थे। 6x6 में डाला गया ओए। अटक जेल में। यानी मैं आप 5 फुट 8 इंच का हूँ, तो आप अंदाजा लगाएं 4 इंच बचते होंगे लंबाई में। सही। तो बाकी राइट साइड पे मेरे पास बाथरूम था, उसमें डाला गया। फिर भी अल्लाह ने हिम्मत दी। एक वाकया आपको सुनाता हूँ। जी जी बिल्कुल। मैं कैंप जेल लाहौर में था। देखे ना, ये मुकाफाते अमल नहीं तो और क्या है। तो उस दिन सुबह सुबह ना सेल नहीं खुले किसी के भी। मैं देखा शोर शराबा ही नहीं हो रहा, सही। लोग आ जा ही नहीं रहे। सही। तो इतनी में 15-20 लोग, वार्डन और डिप्टी सुपरिटेंडेंट, 3 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, डग डग मेरे सेल में। तो 2 यूनिफॉर्म पकड़े हुए आदमी। अच्छा। जेल की। मैंने उन्हें कहा यार मैंने तो किसी जेल में यूनिफॉर्म नहीं पहना। उसने कहा सर पहनने पड़ेंगे। मैंने कहा वजह? सर कहते सर बड़ा हमें सख्ती से ऑर्डर है। मैंने कहा करना क्या है? कहते सर आपको हॉस्पिटल लेके जाना है। मैं कहा मैंने तो डिमांड ही नहीं की हॉस्पिटल की। सही। कहते नहीं सर लेके जाना है। अच्छा फिर कैदी कितनी जिद कर सकता है जो आपको पता ही है। फिर मैंने एक जिद की, मैंने कहा चले फिर इसको प्रेस करके लाएं। फिर वो प्रेस करके ले आए। अच्छा। इतनी देर में सुप्रीटेंडेंट बार बार बुला रहा था, बुलाएं बुलाएं बुलाएं। मैं चला गया। मैं ड्यूटी में गया, ये सारे पीछे रह गए। वहां 3 पुलिस वाले थे। ठीक। उन्होंने मेरे हथकड़ी लगाई। मुझे गिरफ्तारी के वक्त भी हथकड़ी नहीं लगी। हथकड़ी लगाने के बाद दूसरी जब वो लगाना लगा तो मैंने उसको बुरा भला कहा, तो उसने नहीं लगाई। इतने में फ्लैश लगा। जब फ्लैश लगा तो मैंने उसे कहा कि बस तेरी अब खत्म हो गया, कोई हॉस्पिटल नहीं। कहता सर यही गल है। वापस सेल में छोड़ा। वो तस्वीर बानी पीटीए ने मंगवाई। ये आप अंदाजा लगाएं, हथकड़ी लगवा के, यूनिफॉर्म पहना के, किस बात की तस्कीन। अच्छा, ये उसका अजीब आदमी था। उसके जितने भी उसने लोग गिरफ्तार कराए, आपके भी मोहसिन, हमारे भी मोहसिन साहब, अपना राना सनाउल्लाह साहब की तस्वीर मंगवाई, मोहसिन बेग साहब की तस्वीर, मोहसिन वीडियो दिखवाई, वीडियो मारा आपकी। हाँ, मोहसिन बेग पे तशद्दुद करवाया, मुझे तशद्दुद जुदा उसकी तस्वीरें भेजें। अब ये अंदाजा करें, ये एक इंसान की कोई नफ्सियात का वो फिर ज़हनी मरीज किसी और और बदकिस्मती ये है कि आज वो तशद्दुद करने वाले हमारी हुकूमत में बहुत आला ओहदों पे बैठे हुए। तो क्यों नहीं उनको निकालते? बस ये अल्लाह, मैं क्या कहता हूँ, खुद ही तो आपने कहा मुकाफाते अमल है। एक तो हो गया, लेकिन बाकी भी हो जाएंगे सर, सहूलतकारों को बाकी भी हो जाएंगे। मैं एक शख्स का नाम नहीं लेता। मैं मेरे सीने में ठंड पड़ गई जब उसको किसी अखवानी ने गालियां दी। मैं नाम नहीं लूंगा, सही, ठीक है। और वो मुझे बुरे अल्फाज से याद किया करता था। उसको याद किया जिसके पिछली 10 नस्लों के अंदर भी कभी किसी ने सिगरेट भी नहीं पिया। तो उसके ऊपर जो इल्जाम उसने लगाए, सही। और जब उसके पास कोई सिफारिश के लिए जाता था तो वो जो गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते थे, जी जी, तो वो ठंड पड़ गई फिर उसको। अच्छा, एक आप आजकल गुफ्तगू करते हैं, बाद हर 10 दिन बाद ना आप ख्वाजा आसफ साहब के पीछे पड़ जाते हैं। मैं नहीं पढ़ता। कोई पार्टी का इशू है? आज बता दें मसला क्या है? उनके साथ टॉकिंग टर्म्स नहीं है, ठीक है। मेरे एक असूली, आप पार्टी की बात पॉलिसियों की भी बड़ी तनकीद कर देते हैं उनके बयानात के ऊपर। देखिए, असूली मौकफ है मेरा, असूली मौकफ ये है कि आज मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों का मोतरिफ हूँ आज, और हैं, मैं उन पे एहसान नहीं कर रहा, ठीक है। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में ऐसा कोई नहीं जिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इस पाकिस्तान की इज्जत दी है पूरी दुनिया के अंदर, वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मैं वजीर आजम पाकिस्तान की तारीफ करता हूँ कि उन्होंने जो ख्वाजा पॉलिसी अपनाई और हिंदुस्तान को अकेला छोड़ दिया। तो भाईजान, कोई माई का लाल पैदा हुआ है ऐसा ही है। मैं ये कहता हूँ भाईजान कि मैं कैसे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद इस रजीम के बारे में कोई बुरा लफ्ज मुंह से निकाल। हाइब्रिड रजीम, वो ज्यादातर यही नाम लेते हैं। देख, मैं कैसे कह सकता हूँ? मैंने किसी के साथ चाय का कप पिया हो, किसी ने मुझे खाना खिलाया हो अच्छे वक्त में, तो मैं रास्ता तो बदल सकता हूँ, बुरा नहीं कह सकता। आपको पार्टी के लोगों ने कहा तो होगा कि ना किया करो। नहीं, मुझे किसी ने नहीं, ना का कहा है, ना करने के लिए कहा है चौधरी साहब। अच्छा, ना कहा है किसी, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा, ठीक है जी, नहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। मैं फिर आपके प्रोग्राम के जरिए, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन बस एक ही बात है कि देखें, मैं एक दफा पीएम का ना बड़ा शुक्रिया अदा कर रहा था बार बार, क्योंकि उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की आजमाइश के वक्त, बहुत हेल्प की। तो मुझे एक दिन कहने लगे कि यार तू ज्यादा बात, आपसे नून लीग की आदत वैसे भी बड़ा प्यार है। मैं बड़े मियां साहब पे आने लगा, मैं मियां नवाज शरीफ पे आने लगा। आ जाए, उन पे भी आता हूँ।
कि अब देखें ना, मैं कहता हूँ आज मियां नवाज शरीफ, मैंने कल भी एक कॉन्वोकेशन में कहा कि मियां नवाज शरीफ ने पूरा भरा हुआ था कन्वेंशन सेंटर में, क्रस्ट यूनिवर्सिटी का वो प्रोग्राम था, कैपिटल यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी, ठीक। तो वो उसमें मैंने मियां साहब का, मैंने कहा 10 अरब डॉलर तक की ऑफर आई, लेकिन नहीं, उन्होंने 5 के मुकाबले में 6 धमाके करके इस पाकिस्तान को पूरी जिंदगी के लिए क़यामत तक जो है नाकाबिले तस्खीर बना दिया। सही, ठीक है। तो मियां शहबाज साहब मुझे कहने लगे, यार ज्यादा बात ना किया करो, रोज तुम हर मीटिंग में जी बस शहबाज साहब नहीं। मैं कहा सर मैं तो क़यामत तक बाज नहीं आना। कहते हैं फिर नस्ल असलां दा ही काम होता है। तो भाईजान अगर मुझे किसी ने इलेक्शन जितवा दिया हो, मैं एक मिसाल देता हूँ, मुझे तो हरवाते ही आए हैं ना, जितवाने वाली बात तो कोई नहीं है, तो फिर मैं उसका बेनिफिशियरी भी हूँ। तो फिर मैं उसके खिलाफ बोलूं, बेशक वो मेरा तो हो सकता है मेरे लिए उसने बहुत बुरा सोचा हो। ये बातें थोड़ी सी तकलीफ देती हैं, सही तकलीफ देती हैं। अदरवाइज मर्दों की तरह दोस्तों को ऑन करें, ठीक, दोस्तों को ऑन करें। मोहसिन बेग ने मुझे आजमाइश के वक्त ऑन किया ना, तो मैंने मोहसिन बेग को आजमाइश के वक्त ऑन नहीं किया। हम एक दूसरे के साथ, ठीक है, मेरे बच्चों को एक अच्छा हौसला दिया करते थे। तो ये तो क़यामत तक साथ रहेगा। ये साथ हनीफ अब्बासी का तो मामूली साथ होता ही नहीं है। मैं प्यार करता हूँ राज्य के जिन्हों पंजाबी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर मैं छड़ देना उस बंदे दे उत्ते। मैंने आपको एक मर्तबा देखा, मैं आपका इंटरव्यू कर रहा था, लेके जाना था आपने एक जुलूस लेके मुस्लिम लीग नून का लाहौर में जी, और हालात ये थे कि पैसे नहीं थे, आप लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे जी, बिल्कुल, लेकिन आपकी उस पार्टी, लेकिन आप फिर भी 35 बसें लेकर 35 मियां नवाज शरीफ साहब आए थे, तो वो मैंने मंजर देखा मैं, और आप जिस तरह से लगे हुए थे कि आपने हमें कहा यार ये चीजें हैं। भाईजान किसी भी जब मुकाम पे पहुंचने के लिए आपको मसलसल एक मेहनत, लगन और कमिटमेंट की जरूरत होती है। ऐसा ही है। तो वो अल्लाह ताला ने आपके भाई को, देखे ना, फेडरल मिनिस्टर, एक पॉलिटिकल वर्कर का, इससे बड़ा एसेट और मेरे लिए क्या हो सकता है। तो चोई साहब ये अल्लाह ताला का खास करम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हमें बस इसी तरह। बड़े मियां साहब बोलते कम है आजकल, नहीं, लेकिन जब बोलते लेकिन ये याद रखें, पूरी कौम को ये मालूम होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर के पीछे मियां साहब है, मियां साहब, ठीक है, मरियम बीबी के पीछे मियां साहब, सही बात है। तो फिर भी किसी को शक है, मेरे पीछे भी है, तो अगर किसी को फिर भी शक है तो वो कहते हैं ना जलने की बू आ रही। अच्छा, ये कहा जाता है जी कि इसके पीछे ये मियां साहब का बंदा है, ये शहबाज शरीफ साहब का बंदा है। आप बड़े मियां साहब के सबसे पहली बात है, हर बंदा अल्लाह ताला का बंदा है। सही, हर बंदा सही। तो उसके बाद उसकी लीडरशिप है, तो लीडरशिप तो एक ही होगी ना। एक घर का सरबराह एक होता है। अगर इन दोनों में से नहीं सुने ना, वजीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि मेरे कायद जो है वो मियां नवाज शरीफ, ठीक है। वजीर आज़म पंजाब कहती हैं मेरे कायद मियां नवाज, वजीर रेलवे कहता है कि मेरे कायद नवाज शरीफ, राना सनाउल्लाह कहता है कि मेरे कायद, स्पीकर नेशनल असेंबली याद सादक साहब, तो हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब। अच्छा, जाते जाते ये बता दें, मैंने आपका ये दफ्तर देखा, आपने इसको भी रेलवे की शक्ल दी। ये कोच है जी, अच्छा, बकायदा कोच में आप बैठे हुए हैं। एक आपका ऑफिस है या पूरा? नहीं, सिर्फ ये ऑफिस। अच्छा, आप इसका वॉशरूम देखें, एंट्रेंस देखें, आपको वो उसी तरह लगेगी। तो इंशाल्लाह ताला हम पूरे पाकिस्तान रेलवे को, सर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, ये 3 साल आने वाले जो है, ये पाकिस्तान रेलवे की काया पलटेगी, लेकिन विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। आखिरी पैगाम क्या देंगे अपने इदारे के इस्तेहकाम के हवाले से और मुल्क में? बस मैं अपने लोगों को कहूँगा, पाकिस्तान रेलवे के जितने लोग हैं, कि ये फौज के बाद सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और पाकिस्तानी कौम का रेलवे के साथ बड़ा रोमांस है। आजकल टिकटें नहीं मिल रही, ऐसा पता कर लें, जी, हमें सिफारिशें नहीं मिल रही, ऐसा ही है। तो इसको मजीद मजबूत बनाएं और इसके लिए जद्दोजहद करें, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। बहुत शुक्रिया हनीफ भाई साहब। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी और हनीफ बासी साहब ने जो ये अपील आपसे भी की है, सबसे की है। लेकिन एक बात आप जी, कि जो पैसेंजर मेरी ट्रेन को इस्तेमाल करते हैं, मेरी से मुराद इस मुल्क की, और स्टेशन को इस्तेमाल करते हैं, तो प्लीज इसको अपना समझें। सही, गंदगी अपना समझें, सफाई का ख्याल रखें। जो वहाँ पे सहूलियात आपको दी गई हैं, उन सहूलियात का दुरुस्त इस्तेमाल करें, क्योंकि वो सहूलियात आपके लिए हैं। ये कौमी इदारा है, इसका ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है। और इस जो रोमांस है, उस रोमांस को लाजमी तौर पर निभाएं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।